Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 2 मई 2022 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी TNA का PDF चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को PDF लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस TNA के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोगों को इस प्रकार से चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना और जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। आपके सामने इस प्रकार से ये 3 चैनल ओपन हो जाएंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे UPSC लिखा है और एक के आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर भी आपको 17,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो तीनों ही चैनल को जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चैनल पर आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि हमारे डेली बेसिस पर PDFs हो गए, TNA का PDF हो गया, द हिंदू का PDF हो गया, और फिर उसके बाद डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे करवाई जाती है। एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे Instagram ID का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। देन स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। हमने अपने इस चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हो पाया है। और इंतज़ार था काफ़ी सारे लोगों को, बहुत सारे लोग काफ़ी दिन पहले से यहाँ पर 200K सून 200K सून करके कमेंट्स कर रहे थे। तो मतलब देखता हूँ यार काफ़ी अच्छा लगता है, इतने लोगों के साथ से यहाँ पे हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इतने लोगों का यहाँ पे सपोर्ट मिला है। जेन्युइनली जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं लगता था कि हम लोग यहाँ तक पहुँच सकेंगे, या फिर मैं यहाँ पे इस चैनल को लेकर आ सकूँगा, या फिर इतना सारे लोगों का यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिलेगा। कभी मैंने यहाँ पर इसके बारे में सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट आज मैं इसके बारे में डिस्कशन कर ही रहा था अपने मदर के साथ में कि हाँ कैसे स्टार्ट किया था, और आज यहाँ पर इतने लोगों के सपोर्ट के साथ में आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहली बात, आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने यहाँ पर इस चैनल पर 200K सब्सक्राइबर्स को पूरा करवाया है, हर जगह पर सपोर्ट दिखाया है। इनफैक्ट यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में, इनफैक्ट हम लोग बात करें पिछले 2 महीने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं इस चैनल के साथ में। आपको पता होगा काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिले हैं। कभी कोई इशू निकल कर आ जाता था, कभी कोई न्यूज़पेपर का इशू आ जाता था, कभी टेलीग्राम का कोई इशू आ जाता था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर धीरे धीरे सोल्यूशन निकला। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने जो पेशेंस दिखाया है उसको लेकर यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ काफ़ी सारे लोगों ने मुझे समझा कि हाँ जो प्रॉब्लम्स आई हैं तो उस समय पर आपने पेशेंस दिखाया। उसके बेसिस पे मैंने धीरे धीरे चीज़ों को सॉल्व करने के बाद में आपके साथ PDFs वगैरह शेयर करना स्टार्ट किया था। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार और थैंक यू आप सभी लोगों को। तो आज का यह है सबसे पहला आर्टिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग डायरेक्टली अपने एग्जामिनेशन से रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मेंथॉल सिगरेट और फ्लेवर्ड सिगार के ऊपर बैन लगा दिया है। इस आर्टिकल को डिटेल से इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक यहाँ पर इसका यह है कि US का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे एक प्रस्ताव जारी किया, यानी एक प्रपोजल दिया है, और इन्होंने बोला कि हम लोग मेंथॉल सिगरेट्स और फ्लेवर्ड सिगार को कर देंगे बैन, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसी वजह से ये कदम उठाया जा रहा है। अब इस आर्टिकल को डिटेल से इनफैक्ट एक्सप्लेन सेक्शन पर इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पे कवर किया है कि वाकई में यहाँ पे US क्यों इस मेंथॉल सिगरेट्स को बैन करना चाहता है। ये आप देख पाओगे, मैंने पूरा आर्टिकल लगा दिया है, चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो, लेकिन इस पूरे आर्टिकल को मैंने आगे कॉपी पेस्ट कर दिया है। आगे हम लोग काफ़ी अच्छे से आराम से समझेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये देखना होगा, भारत के अंदर जो मेंथॉल सिगरेट्स हैं इसके बेचने के ऊपर कोई भी बैन नहीं है। ये अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वो US की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के रिगार्डिंग मैं आपको काफ़ी सारा डेटा आगे दूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये बोलता है 2012 के अंदर बात करें तो ब्राज़ील एक पहला देश बना था हमारे दुनिया भर के अंदर में जिसने मेंथॉल सिगरेट्स को बैन किया था। क्लियर हुआ। 2019 में भारत के अंदर भी एक स्टेप उठाया गया था। वो स्टेप क्या था, हमारी केंद्र सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होती हैं उसको बैन कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो कि आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, है ना, काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा। तो इस सिगरेट का काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे थे, तो इसको बैन कर दिया था। तो इंडिया के अंदर क्या एक स्टेप उठाया गया था वो आपको क्लियर हो गया। और ब्राज़ील यहाँ पर दुनिया में पहली कंट्री बना था जिसने मेंथॉल सिगरेट के ऊपर बैन लगाया है। और करंट चर्चा किसके बारे में हो रही है, US के बारे में, कि हाँ भाई US ने भी अब फिलहाल बैन कर दिया है इस मेंथॉल सिगरेट को। मेंथॉल सिगरेट जहाँ पर पुदीना इन मिंट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इन फ्लेवर्स का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर हुआ।
अब इसकी डिटेलिंग्स पे आते हैं कि आखिरकार इस प्रपोजल के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है। तो इस प्रपोजल में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह दिया गया कि इसका मेजर मकसद यहाँ पर यह है कि मेंथोल सिगरेट्स को हम लोग पूरी तरह से बैन कर देंगे और इसका यूज़ कहीं से कहीं तक नहीं होगा। और इसी के साथ में जो फ्लेवर वाले सिगार आते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, उसको लेकर एक सिगार आते हैं, चॉकलेट फ्लेवर में आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स में आते हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं पिक्चर सर्च कर रहा था तो काफ़ी सारे पिक्चर दिखे मुझे, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे बैन कर दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मेंशन किया, अब इनका मेजर मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग बच्चों को बचा सकें, क्योंकि आज के टाइम पर जो यूथ है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो इससे एडिक्ट हो रही है और वो इससे एडिक्ट होगी तो कल वो लोग डायरेक्टली सिगरेट पकड़ेंगे। अभी यहाँ पर फ्लेवर्ड सिगरेट के ऊपर आ रहे हैं, मेंथोल सिगरेट्स को यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे फ्लेवर्ड सिगार्स को कंज्यूम कर रहे हैं। फिर आने वाले टाइम पे क्या होगा, वो जो स्मोकिंग है उसको पकड़ेंगे, स्मोकिंग की तरफ, एग्जैक्ट स्मोकिंग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो इसकी वजह से ये स्टेप उठाया गया। तो बेसिकली ओवरऑल बात करें तो इस प्रपोजल का मकसद है हेल्थ के ऊपर, कि हम लोग हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकें लोगों की। और इसी प्रपोजल के अंदर बोला गया है भाई हम लोग पेनल्टी भी मारेंगे, अगर यहाँ पे जो भी बातें बताई गई हैं उसका उल्लंघन होता है तो पेनल्टी भी मारी जाएगी। अब जो ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सब इंडिविजुअल कंज्यूमर के अगेंस्ट में पेनल्टी नहीं लगेगी। मतलब आप अगर कंज्यूम कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट में कोई भी पेनल्टी नहीं चार्ज की जाएगी। तो पेनल्टी किसके अगेंस्ट में चार्ज की जाएगी, ये जो रूल है, ये रूल यहाँ पे पेनल्टी चार्ज करेगा मैन्युफैक्चर के अगेंस्ट में। मतलब कि कौन इसको बना रहा है, कौन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कौन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन होलसेलर है, कौन इम्पोर्टर है, कौन रिटेलर है, तो इनके अगेंस्ट यहाँ पर स्टेप उठाया जाएगा, क्योंकि ओवरऑल इनको रोकना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर इसको रोक दें, इसका कोई भी यहाँ पर सेल वगैरह ना होगा, कोई भी इंपोर्टिंग नहीं होगी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो अपने आप ही यहाँ पर इसका कंजम्पशन रुक जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर ये चीज़ें बनती रहेंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगी, इंपोर्ट होंगी, और उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ती रहेंगी आगे, इस पर कोई ऐसी रोक नहीं लग पाती है। तो इन लोगों के अगेंस्ट में यहाँ पर ये स्टेप उठाया जाएगा, इन लोगों के अगेंस्ट में यहाँ पर पेनल्टी मारी जाएगी अगर मेंथोल सिगरेट को अभी भी यहाँ पर यूज़ होते हुए देखा तो। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको बैन क्यों किया गया, इसके पीछे का क्या कारण है। देखो बोला गया है जो ये मेंथोल सिगरेट्स हैं, यहाँ पर इसके अंदर मिंटी सा टेस्ट आता है, ठीक है, कुछ यहाँ पे खुशबू आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, एक अच्छी सी स्मेल देखने को मिलती है। ये यहाँ पर क्या होता है, स्मोकिंग को छोड़ने के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसको कंज्यूम करते हैं। बट यहाँ पे बोला ये गया कि जो यूथ है और यंग एडल्ट है वो यहाँ पर इस मेंथोल सिगरेट की तरफ बढ़ रहा है और उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है इसको यूज़ करना, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे वो परचेज़ कर आराम से इसको यूज़ कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, जो ये मेंथोल है ये भी यहाँ पर इंटरेक्ट होता है निकोटीन से, और इनफैक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो ये भी एक एडिक्शन की तरफ आपको बढ़ा देगा। और फोकस कर रहे हैं लोग यहाँ पर कि हम लोग स्मोकिंग को छोड़ सकें, लेकिन वो स्मोकिंग छूटना और मुश्किल हो जाएगी, ये एडिक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। दैट इज़ वाई इस मेंथोल सिगरेट को भी बैन करने के बारे में चर्चा की गई। भाई आप अगर छोड़ना चाहते हो तो ऐसे यहाँ पर आपको छोड़ना होगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, छोड़ना तो होगा क्योंकि इसके नुकसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत नुकसान यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस टोबैको सिगरेट से, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया क्या क्या नुकसान होते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। ये तो यहाँ पे हमने सिनेरियो डिस्कस कर लिया करंट टाइम का कि हाँ यूएस के अंदर क्या स्टेप उठाया गया है। अब बात करते हैं भारत के अंदर टोबैको कंजम्पशन को लेकर हमारे पास क्या डेटा देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ आप देख पाओगे हमारे पास एक सर्वे है, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे। इस सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पर आता है जहां पे सबसे ज़्यादा तंबाकू खाने वाले लोग हैं, टोबैको यूज़र्स हैं। लगभग 268 मिलियन टोबैको यूज़र्स इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। पूरे दुनिया के कंपैरिजन बात करोगे तो इंडिया कहीं ना कहीं सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पर कंट्री को लेकर स्टैंड कर रहा है। लगभग यहाँ पर 10 लाख डेथ हो रही हैं स्मोकिंग की वजह से। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सेकेंड हैंड स्मोकर बन रहे हैं। सेकेंड हैंड स्मोकर का मतलब यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, मान लो ये पब्लिक प्लेस है, 5 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये छठा बंदा आके इसी पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग कर रहा है। वो जो धुआं है वो इन लोगों को भी नुकसान पहुँचा रहा है। ये लोग भी यहाँ पर उस धुएँ को कंज्यूम कर रहे हैं जिससे कि इनको भी बुरी तरह से अफेक्ट करेगा वो धुआं, ठीक है। तो वो सेकेंड हैंड स्मोकर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन वो उस स्मोक के कॉन्टेक्शन में आ रहे हैं तो वहाँ पर उनको भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे टोबैको यानी सिर्फ और सिर्फ तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। 35,000 के आसपास आपको लोग देखने को मिलेंगे हमारे कंट्री में जो कि यहाँ पे तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये डेटा अपने आप में बहुत बड़ा है। उसके बाद ये तो डेटा हमने देखा कि इस ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे ने बताया है।
उसके साथ साथ ये भी बताया गया लगभग 27 करोड़ के आसपास जो लोग हैं जिनकी उम्र 15 साल के आसपास और 15 साल से ऊपर है। ठीक है, तो इसमें से 8.5% स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं टोबैको के एडिक्शन के अंदर में हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के अंदर इसी टोबैको को लेकर इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पैसों का, लगभग 1,77,340 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे बर्डन पड़ रहा है भारत के ऊपर इस टोबैको की वजह से। तो ये सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं टोबैको को लेकर। फिर उसका बताया गया, देखो अपने आप में यहाँ पर एक गलत चीज़ है ये, एक मतलब आपकी हेल्थ को डैमेज करेगा। इनफैक्ट बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बन सकती हैं, डायबिटीज़, क्रोनिक लंग डिजीजेस, ये सारी बीमारियां यहाँ पर हो जाती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बताया गया लगभग 27% के आसपास जितने भी यहाँ पे कैंसर्स हैं इंडिया के अंदर में वो सिर्फ और सिर्फ टोबैको कंजम्पशन की वजह से हुए हैं। तो इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये ओवरऑल डेटा है कि हाँ टोबैको का कंजम्पशन भारत के अंदर कहाँ पर स्टैंड करता है, प्लस कितना ज़्यादा ये नुकसान पहुँचाता है। अब क्वेश्चन यह है कि इमेजिन करो अगर इसी प्रकार का जो ये बैन है ये इंडिया में लग जाता, मेंथोल सिगरेट्स के ऊपर इंडिया के अंदर बैन लगा दिया जाता, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता। तो बताया गया इसका इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ होता नहीं, लिमिटेड सा इम्पैक्ट यहाँ पर रहता यार। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया कि देखो चुइंग टोबैको है, बीड़ी है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्म है, इसका तो बहुत दबा के यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद जो एक लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है और लेटेस्ट और लास्ट डेटा है ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे का 2017 और 16 के बीच का जो ये डेटा है, ये यहाँ पे मेंशन करता है कि इंडिया के अंदर 26.7 करोड़ टोबैको यूज़र्स देखने को मिलेंगे जिनकी उम्र 15 साल है, 15 से ऊपर की उम्र भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें से 18% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे स्मोकलेस टोबैको का यूज़ कर रही है, 7% यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं और 4% यहाँ पे टोबैको और स्मोकिंग दोनों कर रहे हैं। ये डेटा आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया ये भी गया कि अगर हम लोग इंडिया के अंदर इसको बैन कर देते तो इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं। अगर यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को आप बैन कर दोगे जिसको लेकर लोगों के अंदर एक एडिक्शन है, तो इससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट की स्मगलिंग बढ़ जाएगी। ऐसा होता भी है ना, उसकी स्मगलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद बताया गया करेंट टाइम में बात करें तो ये जो अलग अलग फ्लेवर्स हैं इसका जो यूज़ हो रहा है इंडिया के अंदर भी वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में देखें तो इन फ्लेवर्ड सिगरेट्स का, फ्लेवर्ड सिगार का यूज़ या फिर इसका कंजम्पशन साल ब साल इंक्रीज़ होता हुआ चले जा रहा है। तो आप लोग ये भी देख पाओगे। हालांकि इंडिया के अंदर इन मेंथोल सिगरेट्स को बैन नहीं किया गया है, मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला देश कौन सा था जिसने बैन किया था, वो ब्राज़ील था। दूसरा यहाँ पर कोई और होगा, बट अभी हम जो करंट टाइम में बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं यूएस की, कि यूएस ने भी यहाँ पर इसको बैन कर दिया है। क्लियर हुआ। उसके बाद ये बातें मैंने आप लोग को जो बताई हैं वो सब आपको पूरे आर्टिकल के अंदर देखने को मिल जाएंगी। इस आर्टिकल में आप देख पाओगे डेटा के बारे में बताया गया है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था ब्राज़ील ने 2012 में बैन कर दिया था, कनाडा ने यहाँ पर 2017 में इन सिगरेट्स को बैन कर दिया था, यूरोपियन यूनियन ने मई 2020 में बैन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर यूके हो गया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस एडॉप्शन किया है इस बैन का और इसको बैन कर दिया है। प्लस यहाँ पे टर्की, मोल्दोवा, इथियोपिया, इन सब ने मेंथोल सिगरेट्स को बैन कर दिया क्योंकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भैया इतना ये खतरनाक है तो भारत क्या कोई स्टेप नहीं उठा रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेकर चल रहा है इन चीज़ों को रोकने के लिए। तो हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, चलो उन इनिशिएटिव्स को एक एक करके कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको लिख सकते हो। सबसे पहला इनिशिएटिव है WHO का FCTC, मतलब कि यहाँ पर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टैबेको कंट्रोल, ये देखने को मिलेगा भारत ने इसको अडॉप्ट कर रखा है ताकि हम लोग तंबाकू के ऊपर कंट्रोल लगा सकें। दूसरा इनिशिएटिव है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, जिसको हम लोग कोटपा एक्ट बोलते हैं। ये 2003 का एक्ट है। इसने क्या किया था, सिगरेट एक्ट 1975 यानी जो पुराना वाला एक्ट था इसको रिप्लेस कर दिया था। तो सिगरेट एक्ट ऑफ 1975 को हटाकर ये कोटपा 2003 वाला एक्ट हमारे पास आया था। क्योंकि ये हमने क्यों हटाया पिछला वाला एक्ट, क्योंकि इसमें परेशानियां बहुत सारी थी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, बस खाली एडवर्टीजमेंट कर दिया, सिगरेट के डब्बे के ऊपर छाप दिया कि हाँ सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सिगरेट्स के ऊपर ही बात की जा रही थी। लेकिन जब हम लोग कोटपा 2003 वाला एक्ट लेकर आए तो ये सिगरेट के अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं, सिगार, बीड़ी, शेरूट, पाइप, उसके बाद टोबैको, हुक्का, इन सब के ऊपर यहाँ पर बैन लगाने की पूरी तरह से कोशिश की गई। मतलब कि इन सब के ऊपर ये एडवर्टीजमेंट डालने की कोशिश की गई, भाई यहाँ पर ये आपके हेल्थ के लिए खतरनाक है। क्लियर हुआ।
फिर उसके बाद जो तीसरा इनिशिएटिव है वो है प्रोमुलगेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ऑर्डिनेंस 2019। इसने क्या किया, इसने यहाँ पर प्रोहिबिट किया, मतलब कि जो भी ई सिगरेट्स होती हैं, जो ई सिगरेट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक्चर में दिखाया था, इस ई सिगरेट के प्रोडक्शन को रोकेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टीजमेंट, इन सब को रोक दिया जाएगा। तो इसके लिए हमने 2003 में इसके ऊपर बैन लगा दिया था, आपको याद होगा, क्योंकि इस ई सिगरेट का भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था, लोगों के अंदर एडिक्शन बढ़ रहा था। लोग एडिक्शन कम करने के लिए ई सिगरेट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इसके थ्रू एडिक्ट होने के बाद वो वापस से स्मोकिंग की तरफ एडिक्शन के अंदर आ रहे थे। दैट इज़ वाई हम लोगों ने इसको भी बैन कर दिया। देन उसके बाद एक इनिशिएटिव आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, NTQLS, मतलब कि नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विस। ये यहाँ पर एक आपको नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस सर्विस के अंदर पोटेंशियल है कि बहुत सारे टोबैको यूज़र्स तक हम लोग पहुँचेंगे। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि इनको टेलीफोन के बेसिस के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जा सके, एडवाइस दें, सपोर्ट करें इनको, ताकि ये लोग टोबैको को पूरी तरह से छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेप उठाया गया इनिशिएटिव, वो है एम सेशन प्रोग्राम। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जहाँ पर मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है टोबैको को रोकने के लिए। इंडिया ने यहाँ पर इस एम सेशन को यूज़ किया है, मतलब यहाँ पर इसको लॉन्च कर दिया था हमने टेक्स्ट मैसेज का यूज़ करते हुए 2016 के अंदर में। ये सरकार का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है जहाँ पर हम लोग टोबैको को रोकने के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रहे थे। तो ये सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे भारत के थ्रू उठाए गए हैं ताकि हम लोग सिगरेट्स, टोबैको के ऊपर रोक लगा सकें। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, और क्लियर हो चुकी है तो फटाफट वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, और जो हमारा टारगेट है 2K प्लस लाइक्स का उसको यहाँ पे पहुँचा देना। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी चर्चा में है। इनफैक्ट पिछले साल भी ये चर्चा में था, मुझे याद है, हाँ पिछले साल भी ये चर्चा में था। यहाँ पे बात की गई है, मान लो एक IAS ऑफिसर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक ऑफिसर आपको देखने को मिलेगा जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। अब एक IAS ऑफिसर कैसे अपॉइंट होता है वो सब आपको पता है, UPSC अपॉइंट करता है, एग्जाम कंडक्ट होता है, वो सारी बातें बताएं। लेकिन क्या वो व्यक्ति रिज़ाइन कर सकता है? बिल्कुल रिज़ाइन कर सकता है ना। लेकिन रिज़ाइन के बाद क्या वो वापस से उसको ज्वाइन करवा सकता है, मतलब सरकार वापस से उसको ले सकती है, वापस से वो क्या अपनी पोजीशन को ज्वाइन कर सकता है रिज़ाइन करने के बाद में? ये यहाँ पर पढ़ने वाला मुद्दा है। तो यही डिस्कस करेंगे, एक IAS ऑफिसर का रेजिग्नेशन कैसे होता है, उसको लेकर क्या क्या रूल्स है हमारे पास, और रेजिग्नेशन के साथ साथ अगर उसको वापस से सर्विस के अंदर आना है तो उसको लेकर क्या क्या रूल्स हैं। अब आप कहोगे ये क्या मुद्दा हो गया? बिल्कुल ऐसा मुद्दा चर्चा में आया है, जो आप लोगों को यहाँ पर ये व्यक्ति दिख रहे हैं, इन्हीं की वजह से यहाँ पर काफ़ी हद तक चर्चा हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर है, मतलब एक IAS ऑफिसर हैं। ये 2010 में यहाँ पर इन्होंने टॉप किया था और DM बने, IAS ऑफिसर बने। उसके बाद इन्होंने इस सर्विस से रिज़ाइन कर दिया 2019 में, और मतलब कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति हैं। तो 2019 में रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, फिर 2020 में उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया। नाउ अब वापस से यहाँ पर इनको IAS बनाया गया है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे आखिरकार ऐसा हो सकता है क्या। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता दूं, ये बेसिकली एक एक्सेप्शन केस है। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन सबके साथ नहीं हो सकता, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एक्सेप्शन का केस निकल कर आ रहा है कि हाँ इनको वापस से रीजॉइनिंग दे दी गई है। तो इस आर्टिकल को अगेन इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर डिटेल से कवर किया है। ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है शाह फैजल। ठीक है, अब ये जो शाह फैजल हैं ये यहाँ पर रिटर्न करेंगे IAS के अंदर वापस से। तो इसी को लेकर यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए कि भाई क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग IAS ऑफिसर। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ IAS ऑफिसर। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे IAS ऑफिसर रिजाइन करता है, उस रेजिग्नेशन को लेकर क्या क्या हमारे पास कानून नियम देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी रेजिग्नेशन हो रहा है किसी भी ऑफिसर का, ठीक है, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर बोर्ड टॉप की 3 सर्विसेज होंगी, जैसे कि IAS, IPS और IFS। मान लो यहाँ पर ये 3 सर्विस के अंदर कोई व्यक्ति है और उसको रिज़ाइन करना है, तो रिज़ाइन वो कर सकता है, लेकिन उसका जो रेजिग्नेशन होगा वो यहाँ पे पूरा का पूरा देखा जाएगा कुछ रूल्स के माध्यम से। वो रूल कौन से होंगे? रूल 5 क्लॉज 1 और रूल 5 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल 1958। तो इस वाले रूल के अंडर में क्या होगा, वो रिज़ाइन कर सकता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रावधान मेंशन्ड है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? यही बिल्कुल सिमिलर रूल हैं और इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ऑफिसर्स को रिजिग्नेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो ऑफिसर किसी दूसरे सेंट्रल सर्विसेज के अंदर है तो वो भी यहाँ पर रिज़ाइन कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर यही रूल्स लागू होंगे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ?
तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ भाई क्या कानून है वो यहाँ पर ये है, इसका जो फुल फॉर्म है या फिर नाम है वो ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन ये है पहला कि आखिरकार रेजिग्नेशन का मतलब होता है क्या है। मान लो किसी ने ऑफिसर ने रिज़ाइन कर दिया, उसका मतलब क्या है। देखो, जो एक रेजिग्नेशन होता है, एक फॉर्मल सा राइटिंग में यहाँ पे एक ऑफिसर लिख कर देता है कि हाँ भाई अब मुझे रिज़ाइन करना है, मैं अब यहाँ पर अपनी जॉब को लीव कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये जॉब नहीं करनी है। अब वो जो रेजिग्नेशन है वो कोई इमीडिएटली मांग सकता है कि भाई मुझे तुरंत रिज़ाइन करना है, या फिर फ्यूचर के बेसिस पर कि भाई आने वाले टाइम पर इस महीने बाद मैं रिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो फ्यूचर के बेसिस पर भी या फिर इमीडिएट बेसिस पर भी वो रिज़ाइन का जो भी है राइटिंग वगैरह लिखकर वो दे देगा। लेकिन ये जो रेजिग्नेशन है वो क्लियर होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो किसी कोई कंडीशन के बेसिस पर हो कि हाँ मैं ये कारण होगा तो इसकी वजह से रिज़ाइन करूँगा, तो ऐसी चीज़ें ना हो। बाकी जो ये रेजिग्नेशन होता है सर्विस से वो काफ़ी डिफरेंट होता है सरकारी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम से। सरकारी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और रेजिग्नेशन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो जो भी यहाँ पर वीआरएस लेता है, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, मतलब अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, उसकी खुद की इच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शनल होता है, वो यहाँ पर फ्रीली वो इस चीज़ को डिसाइड कर सकता है, ठीक है, फ्रीली आप लोग कह सकते हो, वॉलंटरी का मतलब है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये वीआरएस है इसका मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय को ऑफर किया जाता है बिल्कुल यहाँ पर फ्रीली वो रिटायरमेंट ले सकता है उस सर्विस से अपने रिटायरमेंट डेट से पहले, ठीक है। रिटायरमेंट की डेट अभी आगे है लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर वो फ्री है, अपना रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे सरकार की साइड से मिलता है। लेकिन एक होता है रेजिग्नेशन, भाई मुझे यहाँ पर अब रिज़ाइन ही करना है अपनी जॉब से। तो जो हमारा वीआरएस सिस्टम होता है इसके अंदर व्यक्ति को पेंशन वगैरह मिलती है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब कोई रिज़ाइन करता है तो वहाँ पर सरकारी पेंशन वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है। जब समय से पहले रिटायरमेंट लिया जाता है तो पेंशन मिलती है, लेकिन रेजिग्नेशन के टाइम पर पेंशन नहीं मिलती है, ठीक है। और जो समय से पहले रिटायरमेंट करते हैं इसको वीआरएस बोलते हैं, यानी कि वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम। इसको हम लोग गोल्डन हैंडशेक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि चलो मान लो आईएएस ऑफिसर रिज़ाइन कर रहा है, अब उसको क्या क्या लिखना होगा, जो भी उसने लिखित में लिखा है वो कहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर मान लो वो स्टेट के ऊपर है, मतलब कि राज्य सरकार के अंडर में काम कर रहा है, तो जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा उसको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर यहाँ पे वो केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहा है तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर में काम कर रहा है उसके सेक्रेटरी को यहाँ पर वो लेटर देना होगा, या फिर वो जो जैसे ही यहाँ पे वो लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी के पास में जाएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट क्या करेगी, वो उसको यहाँ पर फॉरवर्ड कर देगी आगे, ठीक है, स्टेट काडर के पास में। यहाँ पर फॉरवर्ड करने के बाद में यहाँ पर पूरी तरह से उसका जो पूरा लेटर है उसको यहाँ पर देखा जाएगा। फिर उसके बाद चलो मान लो यहाँ पर रेजिग्नेशन हो चुका है, जैसे यहाँ पे इसने लेटर सबमिट कर दिया, इस व्यक्ति ने लेटर सबमिट हो गया। अब लेटर सबमिट होने के बाद में भी कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद में यहाँ पर उस व्यक्ति को रिज़ाइन करने दिया जाता है। वो बाद वाला प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पर कोई राज्य सरकार के लेवल पर आईएएस ऑफिसर है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात आपको पता होगा स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों पर देखने को मिलते हैं। सेंट्रल लेवल पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज है जिसके अंडर में आईएएस ऑफिसर्स काम करते हैं, ऐसे यहाँ पर स्टेट लेवल पर आपको यहाँ पर अलग अलग काडर्स में काम करते हुए नजर आते हैं। तो मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति ने स्टेट के अंदर यहाँ पर क्या किया, अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया है। अब उसके बाद क्या होगा, जो ये स्टेट है वो चेक करेगा यहाँ पर उस ऑफिसर के अगेंस्ट में यहाँ पर कोई ड्यू वगैरह तो नहीं है, या फिर उस ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई केस तो नहीं है, कोई करप्शन वगैरह केस तो नहीं है, कोई केस पेंडिंग तो नहीं पड़ा है उसके अगेंस्ट में। अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा है तो यहाँ पर ये जो रेजिग्नेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको रिज़ाइन नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से जो सेंट्रल लेवल है, केंद्र सरकार लेवल, यहाँ पे बात करें जो इसके अंडर में आईएएस ऑफिसर हैं, जो इनका रेजिग्नेशन देखा जाता है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू देखा जाता है, यानी कि हमारी केंद्र सरकार के थ्रू देखा जाता है। जब प्रॉपरली रिकमेंडेशन वगैरह आता है, रिसीव हो जाता है, तो उसके बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो यहाँ पर इसको अप्रूव करती है। बट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या क्या हो सकती है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एट द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो सकता है, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट सर्विस। मतलब आईएएस के लिए ये वाली मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एट द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। आईपीएस ऑफिसर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, और फॉरेस्ट सर्विस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो बेसिकली यहाँ पर इन तीनों सर्विस वाले लोगों को जो अगर रिज़ाइन करना है तो इनके रेजिग्नेशन को यहाँ पे ये वाली अथॉरिटीज़ या फिर ये वाले डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ देखती हैं। क्लियर हुआ? फिर लास्ट में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपना डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द आईएएस रेजिग्नेशन। जो आईएएस का रेजिग्नेशन होता है उसको रिज़ाइन करने का जो भी यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस है, फिर लास्ट में यहाँ पर उस चीज़ को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर अपना डिसीजन बनाते हैं। क्लियर हुआ?
अब क्वेश्चन ये है कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि देखो हुआ क्या, हमने ये समझा कि भाई रेजिग्नेशन के लिए कैसे अप्लाई हो सकता है, क्या क्या रूल होता है, रेजिग्नेशन क्या होता है, किसको सबमिट किया जाएगा, अब किसको सबमिट करने के बाद क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वो जो व्यक्ति है जिसने रेजिग्नेशन अप्लाई किया है उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। हाँ, ऐसा भी है, सरकार चाहे तो उसके रेजिग्नेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बात करते हैं। चलो एक्सेप्टिंग के अंदर क्या क्या होगा। मान लो यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पे एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, हु इज़ अंडर सस्पेंशन। अब उसने यहाँ पर मतलब उसको सस्पेंड कर रखा है, वो यहाँ पर रेजिग्नेशन सबमिट करता है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो क्या होगा, उसके रेजिग्नेशन को अच्छे से एग्जामिन किया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर कोई अगर उसके अगेंस्ट में केस वगैरह है तो फिर बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख पाओगे तो उसका जो केस है वो मेरिट के बेसिस पर यहाँ पर देखा जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर वो केसेस पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पर होगा, तो यहाँ पे वो जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन दूसरे केस के अंदर रेजिग्नेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। मान लो कोई केस है जो कि ऑफिसर के ही अगेंस्ट में देखने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर वो चेक करेगी उन सब चीज़ों को, ठीक है, उन सब चीज़ों को चेक करेगी और साथ साथ यहाँ पर एक बेसिस पर गवर्नमेंट और रिजेक्ट कर सकती है इस रेजिग्नेशन को। कैसे, तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक काम देखेगी कि भाई कहीं उस व्यक्ति ने, उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने सरकार के साथ में कोई बॉन्ड तो नहीं कर रखा है कि मैं इतने साल तक काम करूंगा। एक बॉन्डिंग वगैरह होती है ना, एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि हाँ मैं इतने सालों तक काम करूंगा। उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं दी गई है कि हाँ स्पेशल ट्रेनिंग देने के बाद उसको उतने साल तक काम कराया जाएगा। अगर कोई इस प्रकार की बॉन्डिंग वगैरह भी है तो यहाँ पर सरकार उसके रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो वो सरकार के ऊपर है, हाँ सरकार एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेप्ट में यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन रिजेक्ट यहाँ पर मेजर मुद्दा रहता है, रिजेक्ट भी यहाँ पर किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और आएगा दिमाग में कि मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति ने या फिर किसी ऑफिसर ने अपने रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब रेजिग्नेशन के अप्लाई करने के बाद में वो सोच रहा है यार मुझे रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, मुझे इसको विड्रॉ करना है वापस से, तो क्या उसको विड्रॉ कर सकता है? हाँ, वो विड्रॉ भी कर सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर उसके बाद फिर से अकॉर्डिंग टू रूल 5(1)(a) जो हमारा क्लॉज 1 है, सब क्लॉज आई है DCRB रूल का, इसके अंदर बताया गया जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे परमिट करती है एक ऑफिसर को कि वो अपने रेजिग्नेशन को विड्रॉ भी कर सकता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पर उसको विड्रॉ किया जा सकता है। मान लो यहाँ पर किसी ने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया, अब उसको 90 डेज़ मिलेंगे, उन 90 डेज़ के अंदर वो वापस उसको विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ ये जो विड्रॉवल की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सरकार एक्सेप्ट भी कर सकती है और नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती है। कि मान लो आपने रिज़ाइन कर लिया और अब आप मन कर रहा है कि हाँ मुझे इसको विड्रॉ करना है, 90 दिन के अंदर विड्रॉ कर सकते हो, चलो आपने मूड बना भी लिया, अब आप विड्रॉ करते हो, तो ये सरकार के ऊपर है। सरकार चाहे तो ये विड्रॉ को एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं भी। सरकार कह सकती है नहीं भाई आप रिज़ाइन कर दिया तो कर दिया, अब जाओ। अब किस केसेस के अंदर सरकार इस विड्रॉ को एक्सेप्ट नहीं करेगी ये भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट कि मान लो जिस भी व्यक्ति ने रिज़ाइन किया था उसके सर्विस से और वो एसोसिएटेड हो चुका है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, पॉलिटिक्स के अंदर एसोसिएट हो चुका है, तो यहाँ पर उसका विड्रॉवल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, यहाँ पर कोई भी मेंबर है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मूवमेंट के अंदर यहाँ पर हिस्सा ले लेता है, इलेक्शंस के अंदर यहाँ पर हिस्सा ले लेता है, लेजिस्लेचर लोकल अथॉरिटी के अंदर यहाँ पर हिस्सा ले लेता है, तो फिर यहाँ पर अगेन उसका जो रेजिग्नेशन का विड्रॉवल है वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये दो केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर विड्रॉवल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद जो ये रेजिग्नेशन है ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली भी विड्रॉ हो सकता है। कब? जब एक ऑफिसर अपने रेजिग्नेशन को सेंड करेगा लिख कर, ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो लिख कर सेंड कर रहा है, लेकिन जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको देखने को मिलती है, जैसे IAS ऑफिसर के केस में ये वाली मिनिस्ट्री है, IPS के केस में ये वाली, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो यहाँ पे जो ऑफिसर है वो आराम से यहाँ पे क्या कर सकता है, उसको विड्रॉ कर सकता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। तो वो यहाँ पर मतलब बेसिकली उसका रेजिग्नेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर विड्रॉवल के केसेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये था यहाँ पर पूरा मुद्दा, काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल था बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप सभी लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर।
नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चाइना के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में। तो अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में आया है, 10 दिन पहले ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में आई है, अब इसको बहुत ज़्यादा कवरेज मिला है। तो हुआ क्या, एक नया ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ये यहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट के थ्रू आगे रखा गया है कि भाई यहाँ पर ये है हमारा हथियार। और ये जो इनिशिएटिव है ये कहीं ना कहीं यूएस के छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं इनको काउंटर करेगा, क्योंकि यूएस ने अपने ग्रुप बना रखे हैं, एक क्वाड ग्रुप बनाया है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान का। तो इस ग्रुपिंग को काउंटर करने के लिए चाइना ने अपना ग्रुप बना दिया है जीएसआई यानी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसको लेकर द हिंदू के अंदर आप देख पाओगे एक आर्टिकल कवर किया गया है कि शी जिनपिंग का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा जो कि क्वाड को काउंटर करेगा। यहाँ पे इस आर्टिकल को मैंने लगा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये यहाँ पर चाइना का खुद का आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स का, यहाँ पर उनका आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने मेंशन किया कि एक बाओ फोरम चल रहा था, इस फोरम के अंदर ही यहाँ पर चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इन्होंने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का जो ये एक नया कॉन्सेप्ट है वो रखा है जो कि क्वाड को टैकल करेगा। आखिरकार ये क्यों लाया गया, इसकी डिटेलिंग्स क्या है इसको समझते हैं। तो चाइना का कहना यह है कि अमेरिका आज के टाइम पर छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहा है और ये सब चाइना के अगेंस्ट में है। इनफैक्ट यहाँ पर शी जिनपिंग ये भी बोलते हैं, फिर चाइना ये बोलता है कि जो क्वाड है, क्वाड बेसिकली यहाँ पर एक मिनी नेटो है, मिनी सा नेटो ग्रुप देखने को मिलेगा। नेटो क्या है, यह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 30 कंट्री का ग्रुप है और बहुत स्ट्रॉन्गर ये ग्रुप देखने को मिलता है ना। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ भी आपको देखने को मिल जाती हैं और इन देशों की अगर हम लोग बात करें तो ये इनकी यूनिटी इतनी ज़्यादा है कि इनका नेटो का आर्टिकल 5 ये बोलता है कि मान लो किसी दूसरे देश ने इन 30 देश में से किसी एक देश के ऊपर अटैक कर दिया, तो इन 30 देश का कहना यह है अगर हम में से किसी एक के ऊपर भी अटैक हुआ है तो हम मानेंगे सबके ऊपर अटैक हुआ है और सब मिलकर यहाँ पे उस देश के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये यहाँ पर नेटो एक ग्रुप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चाइना बोलता है कि जो यूएस ने क्वाड बनाया है ये भी एक मिनी नेटो है जो कि चाइना के अगेंस्ट में है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे किस चीज़ को लेकर चर्चा की जा रही है। जो क्वाड ग्रुप है इसके बारे में आपको पता है, यह है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 कंट्री हैं, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। उनका मेजर फोकस यह है कि हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक सिक्योरिटी, एक शांति को बनाकर रखें, क्योंकि यहाँ पर चाइना का अग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्वाड के बारे में आप देख पाओगे ये चारों कंट्रीज़ हैं, इधर इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया, ये जापान, इधर यूएस और इधर चाइना। क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब कोई भी शेप जिसके 4 कोने हों। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 4 कोने हैं, इसी वजह से इसका नाम भी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग पड़ चुका है। क्वाड ग्रुप को कब बनाया गया था, 2007 में बनाया गया था और बीच में यहाँ पर काफ़ी सारे डिसरप्शंस आते रहे, लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉपरली एक क्वाड ग्रुप के बीच में बातचीत होती रहती है। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो चाइना बोलता है कि भाई क्वाड ग्रुप भी ऐसा एक नेटो ग्रुप है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया कि जैसा कोल्ड वॉर चला था, ठीक है, एक शीत युद्ध चला था, तो उस कोल्ड वॉर के टाइम पे हम लोगों ने देखा था 5 आइज अलायंस को, मतलब 5 कंट्री ने अपना ग्रुप बना लिया था। वो 5 कंट्री कौन कौन सी थी, यूएस था, यूके था, उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपको देखने को मिलेगा और कनाडा। ये पांचों कंट्री साथ में मिलकर आ चुकी थी। और वही वाला आज के टाइम पर भी आपको देखने को मिलेगा सिनेरियो कि अमेरिका ने ये क्वाड को बना दिया है। क्वाड के बाद एक और छोटा सा ग्रुप ऑकस को बना दिया है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग ग्रुप्स को यहाँ पर बनाकर जो अमेरिका है वो लीड करना चाहता है और इसी चक्कर में चाइना ने अपना यहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है। और चाइना का वो जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पे है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया नेटो के बारे में, तो नेटो के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये टोटल 30 मेंबर्स हैं नेटो के। 1949 में ये कुछ मेंबर बने, फिर बाद में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रही अलग अलग मेंबर्स यहाँ पर इसके अंदर ऐड होते हुए चले गए। अभी कुछ मेंबर्स और चाहते हैं कि हम लोग को भी ऐड होना है, जैसे कि यहाँ पर ये येलो वाले मेंबर्स हैं, यहाँ पे यूक्रेन हो गया, प्लस और भी बहुत सारी इधर कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी रशिया के पास में। वो चाहती हैं हम लोग नेटो का हिस्सा बने, ठीक है, ताकि हम लोग नेटो के साथ साथ अपने कंट्री को एक प्रोटेक्शन दे सकें। तो नेटो के अंदर क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। 30 कंट्री का एक ग्रुप है। नेटो को बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 में वॉशिंगटन डीसी के अंदर में। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर देखने को मिलेगा। इसके फाउंडर कौन कौन है, तो यूएस, फ्रांस, यूके, इटली, नॉर्वे और भी कुछ कंट्रीज जिन्होंने मिलकर यहाँ पर इस पूरे नेटो को बनाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ अमेरिका देखो नेटो को भी लीड कर रहा है और इसके बाद यहाँ पे अमेरिका ने एक ऑकस को भी बना दिया। ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस
ये भी यहाँ पर एक मिलिट्री अलायंस टाइप का ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर ये 3 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। इनका फोकस भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक सिक्योरिटी बनाने का रीजन है। और इस ग्रुप ने फोकस ये किया है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन, ये इधर यूके के पीएम हो गए बोरिस जॉनसन, इधर यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो यहाँ पर फोकस ये किया जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं मतलब कि जो यूके और यूएस है दोनों मिलकर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स देंगे ऑस्ट्रेलिया को। न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बहुत ही कम देशों के पास में है, और आपको पता होगा न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बहुत कम देश बना पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन का मेजर मकसद ये होता है कि पानी में हम लोग लंबे समय तक रह सकें। ठीक है, बाकी जो हमारी कन्वेंशनल सबमरीन्स होती है सिंपल वाली, वो पानी में लंबे समय तक नहीं रह पाती हैं। तो ये वाली सबमरीन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही हैं। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर ये सब कुछ देखते हुए जैसे जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया चाइना की साइड से, भाई यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में साजिश रची जा रही है, ठीक है, एक क्वाड ग्रुप चाइना के अगेंस्ट में बना दिया है, तो इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया। इंडिया ने यहाँ पे रिस्पॉन्स ये दिया। इनफैक्ट हमारे जो आर्मी चीफ हैं MM नारवणे साहब, इनका कहना ये था कि देखो क्वाड कभी भी एक मिलिट्री अलायंस नहीं बनेगा। हालांकि यहाँ पे एक मिलिट्री कोऑपरेशन रहेगा हमारे मेंबर्स के बीच में, लेकिन वो मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चाइना कितना ही कहता रहा मिलिट्री ग्रुप बन चुका है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मिलिट्री अलायंस नहीं है। हम लोग यहाँ पर ना ही अमेरिका की तरफ झुकाव में आने वाले हैं, ना ही हम लोग इधर चाइना की तरफ झुकाव में आने वाले हैं, क्योंकि करंट टाइम पे कुछ इस प्रकार से एक डिस्प्यूट यानी विवाद हम लोग देख पा रहे हैं चाइना यूएस के बीच में। इस प्रकार से विवाद बन रहे हैं कि एक नए कोल्ड वॉर के सिग्नल मिल रहे हैं हम लोग को, एक नया शीत युद्ध हो सकता है। इस प्रकार के सिग्नल जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। वो सिग्नल कैसे जनरेट हो रहे हैं, क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण आप देख पाओगे चाइना का जो डेवलपमेंट है, वो हम देख पा रहे हैं पिछले कई दशकों से चाइना का एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जी जिनपिंग ने यहाँ पर जो अपने कंट्री के अंदर ऑथोरिटेरियनिज्म को काफ़ी बढ़ा दिया है। ऑथोरिटिज्म मतलब यहाँ पर क्या है, वहाँ पे फ्रीडम डेमोक्रेसी वगैरह सब कुछ खत्म है, यानी डिक्टेटरशिप है, एक ही व्यक्ति राज कर रहा है और ये प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बन चुके हैं और पूरे ज़िंदगी जब तक रहने वाले तब तक राज करने वाले हैं चाइना के ऊपर में। और चाइना के ऊपर राज करते करते बहुत सारी तरीके से एग्रेसिवनेस यहाँ पे चाइना की साइड से देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, यूएस को काउंटर करने के ऊपर चाइना पूरी तरह से फोकस कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम यूएस का काउंटर आप देख पाओगे, मतलब अगर हम लोग बात करें चाइना के एग्रेशन को रोकने के लिए, आपको पता क्वाड ग्रुप बन चुका है, क्वाड इनिशिएटिव काम कर ही रहा है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के एग्रेशन को रोकता है। उसके बाद यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूएस ने बोला हम लोग अपने G7 कंट्री वाले ग्रुप को बढ़ाकर G11 का ग्रुप बना देंगे, लेकिन इसमें चाइना को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मतलब इधर से आप देख पाओगे यहाँ से भी कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं कि चाइना को बुरा लगेगा और चाइना भी यहाँ पे कुछ ऐसे काम कर रहा है जहाँ पे यूएस को बुरा लगेगा। तो दोनों के बीच में आपस में जो थिंकिंग है उसमें बीच में एक बहुत बड़ा गैप सा क्रिएट होता हुआ चले जा रहा है, तो जो कि हम लोग को एक नए कोल्ड वॉर की तरफ लेकर जा रहा है। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना की साइड से एक और स्टेप उठाया गया है। चाइना साउथ चाइना सी को, पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर चाइना वहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बना रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया क्लेम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपना हिस्सा बता सके, ठीक है। तो ये चाइना की हरकत बहुत पहले से है जो कि आज के टाइम तक यहाँ पर चलती हुई आ रही है। उसके बाद चाइना यहाँ पर दुनिया भर की इकॉनमी को चैलेंज कर रहा है। मतलब क्या है कि अगर दुनिया भर को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उठा लेता है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक को बनाया गया है, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि दुनिया भर के व्यापार को देखता है। लेकिन चाइना अपनी तरफ से काम कर रहा है। चाइना ने अकेले अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रखा है। बैंक की बात करें तो चाइना ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को बना रखा है, उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक को बना रखा है। तो जैसे अल्टीमेट लेवल पर दुनिया भर में बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उस प्रकार के ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन चाइना अपनी खुद की एस्टेब्लिश करता हुआ नजर आएगा, जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक नई कोल्ड वॉर की तरफ यहाँ पर बढ़ावा देता है। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया का रोल इसके अंदर क्या रहना चाहिए। देखो इंडिया का यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टांस रहना चाहिए। इंडिया आज के टाइम पर एक बढ़ता हुआ ग्लोबल पावर है, ठीक है। हम लोग ना चाइना से कम है ना यूएस से कम है, हम लोग यहाँ पर अपने आप में एक यूनिक हैं अगर हम लोग बात करें। उसके बाद आप लोग देख पाओगे उधर से यूएस हमारी तरफ से फोकस करता है। यूएस आर्ग्यू करता है कि जो इंडिया है, इंडिया यहाँ पर यूएस का एक नेचुरल अलाय है इस नए कोल्ड वॉर के अंदर में। लेकिन चाइना इधर से, चाइना के जो एम्बेसडर हैं वो इंडिया को ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं कि साथ मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। तो आप देख पाओगे उधर से खिंचाव है, इधर से खिंचाव है, लेकिन भारत यहाँ पर एक नए मल्टीलेटरिज्म को प्रमोट करता है, वसुधैव कुटुंबकम को, ठीक है। यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट
प्रमोट करता हुआ नज़र आता है। भारत यहाँ पे फोकस कर रहा है अपने डेवलपमेंट के ऊपर में आज के टाइम पर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई है जो हमारा एमएसएमई है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अभी ZED स्कीम को लाया गया है। तो ये ZED स्कीम क्या है, एक अच्छा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने अभी यहाँ पे लॉन्च कर दिया है MSME ZED स्कीम। ZED का मतलब है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आप देख पाओगे ये PIB का आर्टिकल है और PIB एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। तो ये काम MSME ने किया है। MSME के लिए यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन लेकर आया गया है। MSME क्या है, तो छोटे छोटे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे MSME हैं। बात करें माइक्रो की, तो यहाँ पे माइक्रो मतलब सबसे छोटा, स्मॉल एंटरप्राइज माइक्रो से बड़ा, और मीडियम यानी स्मॉल से बड़ा। माइक्रो के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और इसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा। स्मॉल एंटरप्राइज कौन से होते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो वो स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगा। मीडियम एंटरप्राइज क्या होते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर मीडियम एंटरप्राइज कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब बात करें स्कीम की, तो ये जो स्कीम है ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये जो स्कीम है ये यहाँ पर हमारे जो MSMEs हैं इनको मोटिवेट करेगी, इनको इंसेंटिवाइज करेगी। इस स्कीम के अंदर में क्या होने वाला है, 3 लेवल हम लोग बनाकर चलेंगे, ठीक है। एक सर्टिफिकेशन 1, सर्टिफिकेशन 2, सर्टिफिकेशन 3। मतलब कि जो हमारे MSME होंगे उनको अगर ये सर्टिफिकेशन लेना है तो उसके लिए यहाँ पर वो ZED प्लेज लेंगे, मतलब ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट वाला प्लेज लेंगे, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन करेंगे, जो भी काम करेंगे वहाँ पे उससे कोई नुकसान ना हो, ठीक है, यानी कि कोई भी डिफेक्ट ना हो और उसका कोई भी एनवायरमेंटल हमारे सिनेरियो के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी गलत इम्पैक्ट ना पड़े। इसी को हम लोग ZED स्कीम बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 लेवल बांट रखे हैं, लेवल 1 ब्रॉन्ज, लेवल 2 सिल्वर और लेवल 3 यहाँ पर गोल्ड। ये अलग अलग यहाँ पर लेवल्स को बांट लिया गया है। यहाँ पे बोला गया कि कोई भी यहाँ पर जो हमारी छोटी मोटी एंटरप्राइज है, मतलब कि MSMEs के अंदर जो भी एंटरप्राइज है वो अगर ये ZED वाला प्लेज लेती है कि हाँ हम लोग ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफेक्ट को अपनाएंगे। ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट क्या होता है आगे मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बताऊँगा। तो कोई भी MSME यहाँ पे अगर इसको अपनाता है, ये वाली प्लेज लेता है, तो क्या होगा, उसको यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफ़िल करनी होगी हर एक लेवल के लिए। अब इस स्कीम के अंदर में क्या होगा, जो MSME होती है उसको यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। सब्सिडी मिलेगी माइक्रो एंटरप्राइजेस को 80% तक, स्मॉल एंटरप्राइजेस को 60% तक और मीडियम एंटरप्राइजेस को 50% तक। यहाँ पे इसी स्कीम के अंदर में 5 लाख रुपए का प्रोविज़न भी मेंशन किया गया है। 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे कंसल्टेंसी सपोर्ट के लिए, MSME को दिए जाएंगे ये पैसे, प्लस यहाँ पर उसको एक तरीके से असिस्ट किया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग इस स्कीम की तरफ बढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। इस ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट स्कीम को अगर कोई अपनाता है MSME, तो इससे जो वेस्टेज है, जिस भी कंपनी के अंदर में जो वेस्टेज जनरेट हो रहा है, कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें वेस्ट काफ़ी निकल रहा है, तो उस वेस्टेज को कम से कम किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाएगा और एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, एनर्जी को सेव किया जाएगा, हमारे मार्केट को बचाया जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज का एक अच्छी तरीके से यूज़ किया जाएगा। ऐसा ना हो कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का बेहिसाब यूज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल लगाया जाएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्टली समझते हैं कि ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट क्या है। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ MSME के थ्रू। ये जो स्कीम है ये अपने आप में आप देख पाओगे कॉम्प्रहेंसिव सा सर्टिफिकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। इस स्कीम का मेजर मकसद यहाँ पर यह है, जो भी MSME हमारी प्लेज लेता है कि हाँ हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसको करना क्या होगा, उसको 2-4 चीज़ों पर ध्यान रखना होगा कि मुझे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं, मतलब कुछ भी चीज़ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे कूड़ा कम से कम निकालना है, प्लस यहाँ पे ध्यान रखना है कि पोल्यूशन ना हो बिल्कुल भी और नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ भी यहाँ पर वेस्टेज ना हो, इसके ऊपर मुझे ध्यान रखना है। तो क्या है इसका मकसद, आई होप आप लोग यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या देखने को मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है एक इकोसिस्टम बनाना जहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिफेक्ट ना हो, आपका सामान बने एक क्वालिटी वाला सामान बने, अच्छा सामान बने, उसके अंदर कोई भी डिफेक्शन कोई भी टूट फूट ना हो। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है
कि हम लोग क्वालिटी टूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, प्लस एनर्जी को बचाएंगे। ऐसा ना हो कि फालतू की एनर्जी यहाँ पर लग रही हो, उसको बचा जाएगा, एक क्वालिटी प्रोडक्ट को यहाँ पे बनाया जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने क्वालिटी को रेगुलर बेसिस पर इंप्रूव करते हुए चलेंगे अगर इस स्कीम को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पर मेक इन इंडिया कैंपेन को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ? तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नाउ उसके बाद आते हैं आज के अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात की गई है एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ये भी एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। एक एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल को अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है हमारी इंडियन नेवी और अंडमान निकोबार कमांड के थ्रू, तो इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में आया है। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देख पाओगे। अब मैं आपको समझाता हूँ ब्रह्मोस मिसाइल क्या है। ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर मतलब दो देशों ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है, हमारी इंडिया ने और साथ साथ यहाँ पर रशिया ने। तो इंडिया की जो डिफेंस कंपनी है या फिर आप कह सकते हो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और रशिया का NPOM, इन दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया। नाउ ये जो ब्रह्मोस नाम है ये दो नदियों के ऊपर है, यहाँ पे इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की मॉस्कवा रिवर। यहाँ पे बोला गया ये 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन देखने को मिल जाएगा, मतलब कि ये जो मिसाइल है ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अंदर 2 स्टेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। एक स्टेज के अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है और दूसरे स्टेज के अंदर लिक्विड रामजेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक सॉलिड स्टेज है, एक लिक्विड स्टेज है। प्लस ये जो मिसाइल है इसको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं ज़मीन से, हवा से, समुद्र से, कहीं से भी यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसका एक्यूरेसी रेट काफ़ी अच्छा है। प्लस खास बात यह है कैसा भी वेदर कंडीशन हो, चाहे दिन हो रही हो चाहे रात हो रही हो, हर एक कंडीशन के अंदर इस मिसाइल को हम लोग बहुत आराम से लॉन्च कर सकते हैं। प्लस ये मिसाइल ऑपरेट करती है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। मतलब कि हमने छोड़ा और उसका यहाँ पर उसको भूल जाना है, क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेसी रेट काफ़ी अच्छा है। ये अपने आप में बिल्कुल सटीकता से अपने टारगेट को प्रॉपरली हिट करेगा। नाउ ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये अपने आप में एक फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल की कैटेगरी के अंदर में आता है, जिसको यहाँ पे हम लोगों ने डिप्लॉय कर रखा है आज के टाइम पर। और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो मार्क 2.8 की देखने को मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पे साउंड यानी कि जो ध्वनि की स्पीड है उससे 3 गुना ज़्यादा की स्पीड यहाँ पे इस ब्रह्मोस मिसाइल की देखने को मिलती है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की हमने टेस्टिंग करी है। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपको मैंने काफ़ी बार पहले भी पढ़ा रखा है। देखो जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने यहाँ से मान लो छोड़ा और यहाँ पे हमारा टारगेट है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाता है, हमारे एनवायरमेंट से बाहर निकलता है, वापस से एनवायरमेंट में री एंटर करता है और अपने टारगेट को हिट करता है, तो वो हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या होता है, वो सिंपल ऐसे गया और उसके बाद यहाँ पर वो इस प्रकार से चलता है और अपने टारगेट को हिट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो ये दोनों का आपने पाथ को समझ लिया। अब बात करते हैं कि हमने इस ब्रह्मोस मिसाइल को रशिया की मदद से बनाया है, प्लस रशिया की मदद से हमने काफ़ी सारे हथियारों को अपने देश में परचेज कर रखा है। मतलब रशिया से काफ़ी सारे हथियार हमने परचेज़ किए हैं और मैक्सिमम जो हमारा जो आप कह सकते हो इंडियन एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गई, नेवी हो गया, इनके पास जो ज़्यादातर हथियार हैं, ज़्यादातर व्हीकल्स देखने को मिलेंगे वो सब रशियन ओरिजिन वाले देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें सबमरीन की तो 6 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली यहाँ पर सबमरीन्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि प्रोजेक्ट 75I के अंदर में यहाँ पर बनाई गई थी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये भी हमने रशिया से लिया है। उसके बाद दूसरा हमने फ्रीगेट्स और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, मतलब ये जहाज़ हैं जो कि यहाँ पे युद्ध करने वाले जहाज़ होते हैं। डिस्ट्रॉयर जो बड़ा है और फ्रीगेट यहाँ पे डिस्ट्रॉयर से छोटा है, ठीक है। ये दो जहाज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी रशिया से हम लोगों ने लिए हैं। रशियन काशन क्लास के हमने जहाज़ लिए हैं, 17 फ्रीगेट लिए हैं रशियन तालवार क्लास के, तो ये सब रशिया से लिए गए हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, मतलब कि एक बहुत बड़ा विशाल सा जहाज़ जिसके ऊपर हम लोग अपने विमान यानी एयरक्राफ्ट्स को रख सकते हैं। तो ये एक लौता एयरक्राफ्ट कैरियर आज के टाइम पर काम कर रहा है, वो है INS विक्रमादित्य। ये भी यहाँ पर सोवियत मेड है, तो आपको ध्यान रखना ये भी रशिया की हेल्प से बनाया गया है। उसके बाद हमारे पास INS विक्रांत आज के टाइम पर उसकी टेस्टिंग वगैरह है, वो भी यहाँ पर जल्दी आ जाएगा। उसके बाद एक फाइटर एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो रशिया से हमने यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट्स को काफ़ी सारे परचेज़ किए हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हो सुखोई हो गया, मिग जेट्स हो गए, ये सब रशिया से लिए गए हैं। फिर बात करें टैंकर्स की, तो जो इंडिया आर्मी यहाँ पे इंडियन आर्मी के जो मेन
बैटल टैंक फोर्स आपको देखने को मिल जाती है। इसके पास रशियन T-72M1 है और T-90S जो ये टैंक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रशिया का बहुत बड़ा रोल देखने को मिल जाता है। रशिया ने 66% और 30% तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस टैंक के अंदर में। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो S-400 जो मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम है, इसको हम लोगों ने परचेज़ किया रशिया से, और अभी आज के टाइम पर हम लोग इन सिस्टम्स को रिसीव करना भी चालू कर दिए हैं। आपको पता होगा रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब ये जो मुद्दा सुलझता है, इस मुद्दे को सुलझने के बाद में आप देख पाओगे और भी बहुत सारी जो हमने डील कर रखी हैं वो भी सामान हमारे पास आता हुआ नजर आएगा। इंडिया रशिया की जो डील आज के टाइम पर हुई भी है वो यहाँ पे आप देख पाओगे अकुला क्लाइस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को लेकर हुई हुई है, ये हम लोग परचेज कर रहे हैं। उसके बाद कम ऑफ के A2260 हेलीकॉप्टर्स को हम लोग परचेज कर रहे हैं। उसके बाद AK-203 राइफल्स को परचेज किया जा रहा है। क्रेवेक क्लास फ्रिगेट्स को परचेज किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को परचेज किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे मॉथ बोल्ट MiG-29 एयरफ्रेम्स को परचेज किया जा रहा है, और इधर 10 कम ऑफ के A31 हेलीकॉप्टर्स को परचेज किया जा रहा है। ये सारी डील पाइपलाइन में है, इसको भी हम लोग यहाँ पर परचेज करेंगे। तो रशिया से हम लोगों ने काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज किया है, और आज के टाइम पर काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट हम लोग रशिया की मदद से यूज़ भी कर रहे हैं। तो ये इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानने को मिली है, और क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो चुकी है तो यहाँ पे हम लोगों को एक रिवीजन भी करना होगा, जो हम लोग बिल्कुल लास्ट में एक ओवरव्यू लेते हैं। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है इस ओवरव्यू को लेकर। चलो ओवरव्यू के अंदर बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया मेंथोल सिगरेट्स को लेकर। मेंथोल सिगरेट को अभी बैन कर दिया गया है। यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगाया। मेंथोल सिगरेट के साथ साथ जो फ्लेवर्ड सिगार हैं उसको भी बैन कर दिया गया है। आप देख पाओगे पूरा आर्टिकल लगा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इंडिया के अंदर ये मेंथोल सिगरेट को बैन नहीं किया गया, अभी सिर्फ और सिर्फ यूएस, कनाडा और उसके बाद ब्राज़ील वगैरह के अंदर ये बैन किया गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया मेंथोल सिगरेट्स के अपने आप में काफ़ी नुकसान है, जो कि और ज़्यादा एडिक्शन पालते हुए नजर आएंगे। प्लस इसको लेकर एक पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी को चार्ज किया जाएगा। प्लस कारण यह है कि भाई यहाँ पर अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्मोकिंग कम होगी, लोग यहाँ पर स्मोक कर रहे थे, अब यहाँ पे अपनी स्मोक को छोड़ने के बाद में एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पे चूज़ कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो स्मोकिंग है वो क्विट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक नए एडिक्शन में पड़ जाएंगे। दैट इज़ वाई इसको बैन किया गया। इंडिया के अंदर टोबैको कंजम्पशन को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस टोबैको या सिगरेट की लत में आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया के अंदर भी यहाँ पर बैन को लेकर अगर हम लोग इंडिया के अंदर इन मेंथोल सिगरेट्स को बैन कर देते तो इनसे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं, इन प्रोडक्ट की स्मगलिंग वगैरह होने लगती है, मैंने आपको बताया। प्लस भारत के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं इस पूरे आप कह सकते हो जो भी यहाँ पर सिगरेट्स वगैरह इसको टैकल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे। तो WHO FCTC है, उसके बाद सिगरेट और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी कोटपा 2003 वाला एक्ट देखने को मिल जाएगा। ये अलग अलग एक्ट्स यहाँ पर मेंशन करे गए हैं जो कि यहाँ पर सिगरेट के ऊपर कंट्रोल लगाने में मदद करते हैं। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया कि IAS ऑफिसर के रेजिग्नेशन और री इंस्टेटमेंट को लेकर हमारे पास क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कोई IAS ऑफिसर कैसे रिज़ाइन करेगा, उसके लिए क्या क्या रूल यहाँ पर देखने को मिलता है। रेजिग्नेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अब रेजिग्नेशन करते वक्त यहाँ पर किसको वो सारा फॉर्म सबमिट करना होगा, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पर किसको सबमिट करना होगा, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग के अंदर क्या हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा विड्रॉवल कैसे किया जाएगा। मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति ने रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद उसको विड्रॉ करना है तो यहाँ पे वो विड्रॉ भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमने अगले आर्टिकल में चाइना के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में डिस्कशन किया कि हाँ शी जिनपिंग का एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव आपको ये देखने को मिल जाएगा जो कि क्वाड को टैकल करेगा, है ना। इसके बारे में चर्चा चाइना ने खुद करी है। एक बाओ फोरम हुआ था, वहाँ पर इनको ने चाइना के जो प्रेसिडेंट है इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में चीज़ें मेंशन करी हैं। इन्होंने बताया कि भाई आज के टाइम पर जो अमेरिका है वो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर आ रहा है। नेटो बनाया अमेरिका ने, उसके बाद यहाँ पे क्वाड बनाया, उसका बाद एक और छोटा सा ग्रुप ऑकस बना दिया है। तो इसके बाद में यहाँ पर अब चाइना इसको टैकल करने के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के ऊपर काम करेगा। हालांकि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाइना ने दी नहीं है, बट यहाँ पे बता दिया कि भाई इन ग्रुप्स को टैकल करेगा। तो उसके बाद मैंने आपको क्वाड ग्रुपिंग के बारे में बताया, नेटो क्या है वो बताया, देन उसके बाद ऑकस क्या है वो बताया।
प्लस स्क्वाड मेंबर्स का क्या रिएक्शन रहा है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर चाइना और यूएस के बीच में जो डिस्प्यूट्स है वो काफ़ी लगातार बढ़ रहे हैं और थिंकिंग के अंदर काफ़ी बड़ा गैप है, जिसकी वजह से हम लोग एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या क्या पॉइंट्स है वो बताया, प्लस भारत का क्या रोल रहना चाहिए। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया एमएसएमई की जेड सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में। तो एमएसएमई ने अभी लॉन्च किया है एमएसएमई ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम को। ये जो स्कीम है ये यहाँ पर काफ़ी मदद करेगी, इससे जो लॉस वगैरह है, वेस्ट वगैरह है वो काफ़ी कम होगा, प्लस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। इसमें 3 स्टेजेस यहाँ पे मेंशन की गई है, प्लस यहाँ पे काफ़ी सारा इंसेंटिव सपोर्ट मिलेगा एमएसएमईज़ को। मेजर मकसद यहाँ पे कि हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, एनर्जी को बचा सकें, नेचुरल रिसोर्सेज का एक अच्छा यूज़ कर सकें, अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकें। इस ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफेक्ट स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के थ्रू। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफेक्ट का मतलब क्या है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देन अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यहाँ पर क्या है, दुश्मन की शिप को उड़ाने के लिए यहाँ पर इस मिसाइल को बनाया गया और इस मिसाइल को सक्सेसफुली अभी टेस्ट कर लिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है और कैसे वर्क करता है ये हम लोगों ने समझा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होती है, फिर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच का क्या डिफरेंस होता है, प्लस कितने कितने हथियार हम लोगों ने अभी रशिया से परचेज कर रखे हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।